हम लोग बात करेंगे शल्य क्रिया के बारे में। शल्य क्रिया क्या है? तो शल्य क्रिया यानी होता है, इसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं इंग्लिश में ऑपरेशन, यानी पुरुषों में नसबंदी कराना तथा स्त्रियों में नसबंदी कराना क्या कहलाता है? शल्य क्रिया कहलाता है। इसमें किया गया है कि पुरुषों में नसबंदी यानी वैसेक्टोमी तथा स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी के द्वारा निषेचन को रोका जाता है। पुरुषों की शल्य चिकित्सा में क्या किया जाता है? शुक्र वाहिनियों को काट करके बांध दिए जाते हैं, जिससे वृषण में बनने वाले जो शुक्राणु हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं, और बाहर नहीं आते हैं तो वो शिश्न के माध्यम से योनि में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और स्त्रियों में इसी प्रोसेस को क्या किया जाता है? अंड वाहिनी को यानी फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय में बनने अंडा जो है वो गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं शल्य क्रिया स्त्रियों तथा पुरुषों में। इमेज भी आप लोग बना लेंगे क्योंकि डायग्राम भी आता है एग्जाम में बनाने के लिए। अगला पॉइंट क्या है कि भौतिक विधि। भौतिक विधि में क्या आता है कि विभिन्न भौतिक विधियों से शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोक दिया जाता है। लैंगिक संपर्क में निरोध आदि युक्तियां बहुत सारी प्रयोग में लाई जाती हैं। गर्भधारण को रोकने के लिए लूप, कॉपर को भी गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कॉपर को कैसे लगाया जाता है, उसको यहाँ पे इमेज के थ्रू दिखाया गया है। जल्दी जल्दी हम अगला पॉइंट देखते हैं। ऋतुस्राव क्यों होता है? आवर्त का वर्णन करें। तो कैसे? दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, जैसे भी आए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि यदि नारी शरीर में निषेचन नहीं होता तो अंड कोशिका लगभग 1 दिन जीवित रहती है, लेकिन यहाँ पे 3 दिन होगा। 3 दिन तक जीवित रहती है। अंडा से हर महीने 1 अंडे का मोचन करता है, और निषेचित अंडा प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी हर महीना तैयारी करते रहता है। इसीलिए इसके अंतर्भित्ति मंसल एवं स्पंजी हो जाती है, और यह अंडे के निषेचन में होने की इस अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। लेकिन निषेचन न होने की अवस्था में क्या होता है? इस पर्त की आवश्यकता नहीं रहती, इसीलिए यह पर्त धीरे धीरे टूट जाता है, यानी योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है, यानी 28 से 29 दिन का, और इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 5 दिनों तक होती है। यहाँ पे हम 2 से 5 दिनों तक याद रखेंगे, ठीक है, 2 से 8 नहीं। अगला पॉइंट याद रखेंगे क्या है? मानव वृषण के क्या कार्य हैं? सिंपल लिखेंगे कि वृषण में नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से उत्पन्न एवं श्रवण में वृषण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एकदम सिंपल देखेंगे, बहुत तेजी से बहुत अच्छे से याद करेंगे। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन का क्या लाभ है? तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज बताएंगे कि निम्नलिखित कारणों से अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन जो है वो लाभकारी है। कैसे? पहला देखते हैं। तो लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के फलस्वरूप लैंगिक जनन होता है। चूँकि ये दोनों भिन्न प्राणियों से प्राप्त हैं, इसलिए संतान में जो विशेषताएं हैं उसमें विविधता उत्पन्न होता है, यानी एक नया गुण उत्पन्न होता है। दूसरा कि लैंगिक जनन से गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते रहते हैं हमेशा। इससे विकासवाद की दिशा को नया आयाम प्राप्त होते हैं, और इससे जीवों में श्रेष्ठ गुणों के उत्पन्न होने के अवसर हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि महिला को कॉपर का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? नहीं, कॉपर किसी भी अवस्था में महिला की यौन संबंधी रोगों से रक्षा नहीं करेगा। वो केवल कर सकता है कंडोम, और कंडोम का प्रयोग करने से ही यहाँ पे सबसे बेहतरीन सुरक्षा किया जा सकता है। कॉपर वगैरह के प्रयोग करने से सुरक्षा नहीं किया जा सकता। बस इतना ही याद रखना है। अगला पॉइंट है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषक प्राप्त होते हैं। इसके लिए प्लेसेंटा की संरचना प्रकृति के द्वारा की गई है। वह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इससे भ्रूण की ओर से ऊतक के प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध ढांपते हैं। ये माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ ले जा करके पहुँचाते हैं। अगला है कि यौनारंभ के समय लड़के में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? बहुत सारे परिवर्तन है, जिसमें से पहला है शरीर के कुछ नए भागों जैसे कांख, जांघों के मध्य जननांग क्षेत्रों में बाल के गुच्छे आते हैं। हाथ पैर पर महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा तैलीय हो जाता है। कभी कभी मुहासे निकलने लगते हैं। वक्ष के आकार में वृद्धि होने लगती है। स्तन की त्वचा का रंग गहरा भूरा होने लगता है। रजोधर्म आने लगता है। अंडाशय में अंड परिपक्व होने लगते हैं। ध्वनि सुरीली हो जाती है, और विपरीत लिंग की ओर आकर्षण
होने लगता है। ये सारे परिवर्तन है। बाकी हम लोग इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और नोट करने के बाद इसको याद भी करेंगे। हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में।